गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 3 संधि पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो, आज हमारे चैप्टर का नाम है संधि। संधि का अर्थ होता है मेल। व्याकरण में दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मिलने पर परिवर्तन आता है। तो पूरी परिभाषा हुई हमारी कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। पहली स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। दूसरी व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होता है और मेल होने पर परिवर्तन आता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरी विसर्ग संधि में विसर्ग स्वर और व्यंजनों से मिलते हैं और परिवर्तन लाते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है और स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। हमारी संस्कृत भाषा में स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे सबसे पहले नंबर पर आती है दीर्घ संधि, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है गुण संधि। फिर से देखो, तीसरे नंबर पर वृद्धि, चौथे पे यण, पांचवें पे अयादि, छठे पे पूर्व रूप, सातवें नंबर पर पर रूप और अंतिम है प्रकृति भाव संधि। अब हम सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ेंगे और दीर्घ संधि की परिभाषा और उसके उदाहरण देखेंगे। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा है, यदि पूर्व पद का अंतिम स्वर अ, आ, इ, ई, उ, री या बड़ा री हो तथा उत्तर पद का पहला अक्षर भी उसी जाति का अर्थ होता है सेम, यही जैसे ऊपर मैंने बताया अभी, अ, आ, इ, उ, री और री, ये सेम हो, उसी के समान हो, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अब हमारी इस परिभाषा में 2 शब्द आए हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जब हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहा जाता है, और जो धन का निशान होता है उसके बाद या प्लस जो हम लगाते हैं उसके बाद वाला जो शब्द लिखते हैं उसे हम उत्तर पद कहते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। तो जो हमारा पूर्व पद है उसका अंतिम स्वर इनमें से कोई हो जो परिभाषा में बताए गए हैं, और उत्तर पद का पहला जो परिभाषा में स्वर बताए गए हैं वो, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। देखो उदाहरण मैंने नीचे बताए हुए हैं। पहला उदाहरण है हमारा सूर्यास्त, जिसमें सूर्य धन अस्तः, हमारा विच्छेद है सूर्य धन अस्तः। तो इसमें सूर्य में से आया है और अस्त में से भी दोनों में स्वर और है। अब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आ, दीर्घ है इसमें आ, तो आ बन जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा हमारा शब्द सूर्यास्तः। दूसरा हमारा उदाहरण है प्रतिधन ईक्षा। इसके प्रति में से ई आया है, छोटा ई स्वर, और ईक्षा में भी बड़ा ई। छोटा ई धन बड़ा ई दोनों मिले तो आप देखो दोनों मिलकर के क्या बन रहा है, प्रतीक्षा। त में बड़ी ई की मात्रा बन गई, दीर्घ बन गया।
दीर्घ मतलब बड़ा ई। तीसरा उदाहरण है हमारा ऊ वाला। ऊ में सिंधुर्मी, सिंधुर्मी। सिंधुर्मी का संधि विच्छेद होगा सिंधु धन उर्मी। सिंधु में से छोटा ऊ लगा हुआ है और उर्मी में बड़ा ऊ। छोटा ऊ यहाँ से मिला, बड़ा ऊ वहाँ से मिला, दोनों मिलकर के क्या बन गए? दीर्घ बड़ा ऊ। और हमारा शब्द बन गया सिंधुर्मी। चौथा हमारा उदाहरण है री, पितृणम। इसका संधि विच्छेद हुआ पितृ धन ऋणम। पितृ में से री आया और ऋणम में से भी री आया, पर दोनों को जब हमने मिलाया तो री का बड़ा री बन गया, दीर्घ। दीर्घ में जब री लिखते हैं, ऋषि लिखते हैं, तो दो मात्रा लग जाती है। आप जैसा उदाहरण में देख रहे हो ना कि दो मात्रा लगी हुई है नीचे री से ऋषि वाली, तो ये बन गया हमारा पितृणम। इस तरह से जितने भी अभी हमने उदाहरण देखे, सब में आपने देखा कि ऋस्व या छोटा, छोटा और दीर्घ बड़ा दोनों स्वर जब मिलते हैं उसका परिणाम में दीर्घ ही रहता है। अब मैं आगे आपको एक टेबल बताऊंगी, उस टेबल में आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के स्वर मिलते हैं तो दीर्घ ही रहता है। ये हमारी अगली जो हम टेबल देखेंगे उसमें आएगा। दीर्घ संधि के सभी उदाहरणों के स्थान पर मैं आपको एक टेबल दिखा रही हूँ। उस टेबल में देखो कि जो धन का निशान है या प्लस का निशान है उसके पहले तो है पूर्व पद, और जो प्लस के बाद का जो हमारा स्वर लिखा हुआ है वो है उत्तर पद का। तो ये दो स्वर लिखे हुए हैं, पहला पूर्व पद का स्वर है और दूसरा उत्तर पद का स्वर है, जिसके बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है। देखो अ प्लस अ दोनों मिलते हैं तो बनता है आ। लेकिन अगर आ प्लस आ दोनों अगर मिलाते हैं तो भी आ ही बनेगा, क्योंकि हमारी दीर्घ संधि है ना, तो दीर्घ में दीर्घ ही रहेगा। अब वापस अब के साथ अगर हम आ मिलाते हैं, यानी पूर्व पद के अंत में अ है और उत्तर पद के शुरू में आ है, तो आ ही रहेगा। आ प्लस अ तो भी आ रहेगा, यानी दीर्घ रहेगा। ऐसे ही ई के साथ होगा, ई छोटी ई प्लस छोटी ई तो क्या होगा परिणाम स्वरूप? बड़ी ई। बड़ी ई प्लस बड़ी ई तो भी उसका दीर्घ ही रहेगा, बड़ी ई। छोटी ई बड़ी ई तो भी बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई की मात्रा ही आएगी। और बड़ी ई प्लस छोटी ई होती है तो भी बड़ा ई ही बनता है, दीर्घ ही रहता है। इसी तरह से ऊ में रहता है। ऊ में छोटा ऊ मिलेगा छोटे ऊ के साथ तो बड़ा ऊ बन जाएगा। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ ही रहेगा, और बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। सब में दीर्घ ही रहता है। अब आखिरी हमारा जो था री वाला, तो री के साथ भी देखो री प्लस री, बड़ा री। बड़ा री में देखो आप दो मात्रा बन जाती है नीचे, और एक इसमें री भी होता है, री प्लस री दोनों मिलकर के भी बड़ा री ही बनता है। अब छोटा री और बड़ा री दोनों मिलकर के भी बड़ा री ही बनेंगे, और री और ली ये मिलकर के भी र ही बनेगा। इस तरह से ये हमारी दीर्घ संधि की टेबल है, और जो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो दीर्घ संधि आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। और बाकी हम शब्दों के संधि विच्छेद से इन सबको पढ़ेंगे। तो मैं सोचती हूँ बच्चों आपको इस सब से ये सब समझ में आ गया होगा कि दीर्घ संधि क्या है, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरणों से, उसकी टेबल से दीर्घ संधि आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।